कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। स्टार्ट अ डे विद न्यू थिंग्स एंड न्यू पॉजिटिविटी। तो आज हमारे न्यू थिंग्स है कि आज भूपेंद्र सेमिनार देगा, तो देखते हैं। स्टे ट्यून इन माय व्लॉग। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. My name is Neha Verma. I am a chairperson of Bhupen Baghed. He is presenting seminar topic on postpartum hemorrhage. So, Bhupen, come in front and start your seminar. Thank you so much, Miss Neha. This is Bhupendra Baghel, and today's my seminar topic is postpartum hemorrhage. Let's here we are going to see postpartum hemorrhage. Everyone know about postpartum period. Postpartum period also known as puerperal period. Okay, मतलब आफ्टर डिलीवरी टू 6 वीक्स को पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि पोस्टपार्टम पीरियड क्या होता है। जैसे ही डिलीवरी हुआ बेबी का, है ना, उसके बाद 6 वीक तक के जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम पोस्टपार्टम पीरियड या पुर्पेरियल पीरियड बोलते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज, नाम से ही समझ आ रहा है, हेमरेज मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, है ना। तो जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसी में जो ब्लीडिंग होता है उसको हम कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। पोस्टपार्टम हेमरेज इज एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो ब्लीडिंग तो होता ही है, नॉर्मली ब्लीडिंग होता ही है। आप चाहे आप सिजेरियन सेक्शन से ब्लीडिंग कराओ या वेजाइनल डिलीवरी से ब्लीडिंग कराओ, सॉरी वेजाइनल डिलीवरी कराओ, ब्लीडिंग होता ही है ना। तो ब्लीडिंग जो है नॉर्मल से जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी का एक बड़ा कॉज है वर्ल्ड वाइड में। इट इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। मतलब ये एक फीमेल्स में, मतलब प्रेग्नेंट मोमेंट्स में ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसको हम लोग स्पेशल मेडिकल अटेंशन देना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, postpartum hemorrhage is defined as excessive bleeding following 500 ml in vaginal delivery and 1000 ml in cesarean delivery accompanied by the sign and symptoms of hypovolemia। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं तो 500 या उससे ज्यादा ब्लड लॉस होता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसिडर करेंगे। अगर हम सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं तो 1000 ml या उससे ज्यादा ब्लीड हो रहा है विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के जैसे डिलीवरी कराएं। ठीक है, तो 24 घंटे तक अगर उसको 500 ब्लीडिंग हो रहा है वेजाइनल डिलीवरी में, ठीक है, तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसिडर करेंगे। अगर सिजेरियन डिलीवरी कराए और 24 आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो ब्लीडिंग को चेक करते हैं ना, तो उसी को ब्लीडिंग जो है 1000 ml या उससे ज्यादा होता है तो हम पोस्टपार्टम हेमरेज कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट incidence of postpartum hemorrhage is Indian estimated to be between 2% and 6% following vaginal delivery with higher rate of around 6% after cesarean section. This contributes significantly to maternal mortality, accounting for approximately 20% of maternal death in country। इसमें क्या दिखा गया है कि इंडिया में जितने भी डिलीवरी होते हैं, है ना, वेजाइनल डिलीवरी में 2 to 6% जो है ये देखा जाता है। जितने मान लो 100% डिलीवरी हो रहा है उसमें से 2 to 6% वेजाइनल डिलीवरी के केस में पोस्टपार्टम हेमरेज देखा जाता है सॉरी। और सिजेरियन सेक्शन, जितने भी वुमेन्स का सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें 6% वुमेन्स का जो है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो ये हमारे इंडिया में जो है थोड़ा कम ही है, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज जो है अभी कंट्रोल में आ गया है। नेक्स्ट, anatomy physiology, everyone know about anatomy physiology। okay, नेक्स्ट तो हम लोग देखेंगे नॉर्मल एवरेज ब्लड लॉस। तो वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml ब्लड लॉस होगा, सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml, और सिजेरियन हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो 2000 ml। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा एक इमेज, ठीक है, तो इसमें ब्लड जो लॉस होता है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक गॉज पैड है ना, गॉज पैड है, तो गॉज पैड में अगर थोड़ा सा ब्लड लगा है दैट मीन्स कि 35 ml जो ब्लड है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, वो मैं आप लोग मोबाइल में सेंड कर दूंगा, उसमें अच्छे से दिखेगा।
अगर अगर पूरा गॉज पैड पूरा भीगा हुआ है ना, तो 50 ml ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम लोग उसी पैड को चेंज करेंगे, तो उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ है, हमने कितना ब्लड चेंज किया है। हम लोग तो लीटर से उसको ब्लड को नाप नहीं सकते ना, तो जो पैड भीगा रहता है ना, उसी से हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना ब्लड लॉस हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप्स में बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हम कब बोलेंगे, जब डिलीवरी हो गया है ना, डिलीवरी हुआ तो फर्स्ट 24 आवर तब तक, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर में जो ब्लीडिंग होता है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है। 24 आवर्स के बाद और 6 वीक तक जो होता है, या 14 डेज, जो 6 वीक नहीं बोलेंगे, 14 डेज तक जो होता है डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद, और 14 डेज में जो ब्लीडिंग होता है उसको सेकेंडरी बोलेंगे। मतलब पहला जो है 24 आवर्स के अंदर में होगा, पहला ब्लीडिंग जो होगा उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए है ना, मतलब 24 डेज में जब हो रहा है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो प्राइमरी को अलग से और क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी में आएंगे थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज और ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। प्राइमरी में देखो थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज, अब पीपीएच है, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, तो ये हेमरेज कहाँ से स्टेज होगा, हम लोग का लेबर का जो स्टेज होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज होता है उसमें हम बेबी को डिलीवर करते हैं, है ना, तो वहीं से जो है ये स्टार्ट होगा। तो हम थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज उसी को पहले देखा गया है कि प्राइमरी में, वहां से फिर दूसरा है ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। 2 क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं प्राइमरी के। नेक्स्ट, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज ऑकर विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा, ऑकर्स बियॉन्ड 24 आवर्स विद इन पुर्पेरियम, ठीक। अब थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज और ट्रू पीपीएस, ब्लीडिंग ऑकर्स बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, बेबी डिलीवर कराते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा को फोर्थ स्टेज में रिमूव कराते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग प्लेसेंटा को रिमूव नहीं किए हैं, बेबी सिर्फ डिलीवर हुआ है, प्लेसेंटा को बिना रिमूव किए ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो उसको हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ ब्लीडिंग या थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज बोलेंगे, ठीक। किसी को कुछ डाउट है? मतलब थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज मतलब बेबी को डिलीवर करा लिए, प्लेसेंटा को फोर्थ स्टेज में डिलीवर कराते हैं, तो प्लेसेंटा को डिलीवर नहीं कराए हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ हेमरेज। ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज में क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करा लिए हैं, ठीक है, या थोड़ा सा एक्सपेल हुआ है या पूरा एक्सपेल हुआ है, तब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तब उसको हम लोग ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। प्लेसेंटा भी रिमूव करा लिए, बेबी भी रिमूव करा लिए यूट्रस से, तब ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट, एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें माइनर, मेजर और सीवियर दिया गया है। अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली ये जो इसका एनिमेशन था और बैकग्राउंड था वो मैंने अभी तुरंत चेंज किया है, दिख नहीं था, तो मोबाइल में सेंड करूंगा तो दिख जाएगा। तो माइनर कब बोलेंगे, अगर 1 लीटर से कम ब्लड लॉस हुआ है तो हम लोग उसको माइनर बोलेंगे, ठीक। मेजर कब बोलेंगे, 1 लीटर से ज्यादा हुआ है तो हम उसको मेजर बोलेंगे। सीवियर कब बोलेंगे, 2 लीटर से ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है तो उसको सीवियर बोलेंगे। नेक्स्ट, कॉजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कॉजेस, ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा कॉजेस को। इसके कॉजेस को 4T से डिनोट किया गया है, ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो हैंडआउट्स में थोड़ा बहुत होगा। 4T, फर्स्ट टी आता है यूट्राइन एटोनी, दूसरा टी आता है ट्रॉमा, तीसरा आता है रिटेन टिश्यू, चौथा थ्रोम्बिन। तो हम लोग सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे, सारे 4 टी है उसमें, चार कॉजेस है, उसको अलग अलग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें जो पहला टोन है मतलब यूट्राइन एटोनी, वो 70% जो केस है उसमें देखा जाता है यूट्राइन एटोनी, मतलब जितने पोस्टमार्टम हेमरेज होते हैं उसमें से जो कॉज रहता है वो 70% कॉज यूट्राइन एटोनी का रहता है। ट्रॉमा का 20% केस रहता है, लाइक पोस्टमार्टम हेमरेज का कॉज है एक 20% जो है वुमेन में ये कॉज रहता है। टिश्यू मतलब कि रिटेन टिश्यू इन्वेसिव प्लेसेंटा, 10% जो कॉज रहता है प्लेसेंटा या रिटेन टिश्यू का रहता है, और कोगुलोपैथी का 1% रहता है। नेक्स्ट,
Uterine atony. Uterine atony means soft and weak uterus after childbirth. It happens when uterine muscle doesn't contract enough to clamp the placental blood vessels sinus after childbirth. क्या होता है जब डिलीवरी होता है, ठीक है, तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो बेबी डिलीवर होगा। बेबी डिलीवर होने के बाद जो यूट्रस है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब वो अपने नॉर्मल साइज में, जैसे नॉर्मल में क्या होता है, बेबी डिलीवर हुआ फिर यूट्रस का साइज जो है बड़ा रहता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होता है, नॉर्मल साइज में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूट्रस जो है सॉफ्ट हो जाता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। जिसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो जो प्लेसेंटल जो साइनसेस है ना, मतलब प्लेसेंटा को रिमूव किए हैं तो यूट्रस में जो साइनसेस रहते हैं ब्लड वेसल्स के, वो ऑक्लूड नहीं हो पाते हैं, मतलब वो बंद नहीं हो पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, वो नॉर्मल यूट्रस है डिलीवरी के बाद वाला, और ये एटॉनिक यूट्रस है। एटॉनिक मतलब कि यूट्रस जो है सॉफ्ट हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ये इस वाले पोर्शन में आपका प्लेसेंटा रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो प्लेसेंटा जैसे निकलता है तो यूट्रस जो है एटॉनिक हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता है। तो ब्लड वेसल जो है साइनसेस ओपन हो जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होने लगता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव, इसका फीचर्स क्या है, एक्सेसिव ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा, बॉगी यूट्रस, बॉगी मतलब कि ऐसा लगेगा कि पेट एकदम खाली खाली लगेगा, मतलब यूट्रस रहता है तो भारी भारी लगता है ना, तो खाली खाली लगेगा। हाई फंडस विद नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पेट में यूट्रस नहीं है, ऐसा फील होगा, है ना। एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स नहीं निकले, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड क्लॉट्स तो निकलेगा ही। अनयूजुअल पेल्विक डिस्कम्फर्ट और बैक एक, ये होगा। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर एटॉनिक यूट्रस के, ठीक है, या पीपीएच के, ये भी बोल सकते हैं। मतलब हम लोग जैसे पहला एटॉनिक यूट्रस देख रहे हैं ना अभी, तो एटॉनिक यूट्रस क्यों होता है उसका रिस्क फैक्टर है। एटॉनिक यूट्रस होने की वजह से पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, तो एटॉनिक यूट्रस क्यों हो रहा है उसका ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ग्रांड मल्टीपैरा, तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो, क्लास में बहुत बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। ग्रांड मल्टीपैरा मतलब कि ऐसी वोमेन जिसने 4 या 5 बार कंसीव किया है, प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो ऑलरेडी उसका यूट्रस जो है वीक हो जा रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस का साइज एकदम ही ज्यादा बड़ा हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने में फेल हो जाता है। मालन्यूट्रिशन एंड अनेमिया, मालन्यूट्रिशन एंड अनेमिया की कंडीशन में भी ऐसा होता है कि यूट्रस को मतलब ऐसा उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज, अब एंटीपार्टम हेमरेज में क्या क्या आता है, नहीं नहीं मैं आप किसी को पूछ नहीं रहा हूँ, किसी को खड़े करा के पूछूंगा। मिस समीक्षा प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी अबाउट द एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब एंटीपार्टम हेमरेज के क्या क्या कॉज है या एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। 28 डिलीवरी से पहले जो, हाँ, उसके उसके क्या कॉजेस है, उसके 2 कॉजेस है एंटीपार्टम हेमरेज के, पहला है और दूसरा प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, सबको पता है। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, 28 वीक के बाद या डिलीवरी 28 के बैठ जाओ समीक्षा 28 वीक के बाद और डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके 2 कॉजेस होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सिया प्लेसेंटा। तो इस कंडीशन में भी एटॉनिक यूट्रस हो सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर, अगर प्रोलॉन्ग लेबर मतलब अगर लेबर का जो टाइम है 48 आवर्स या 48 आवर से और ज्यादा टाइम लग रहा है लेबर होने में, तो भी एटॉनिक यूट्रस हो सकता है। एनेस्थेसिया यूज, अगर हम ऐसा एनेस्थेसिया यूज, ऐसे कोई एनेस्थेसिया ड्रग्स होते हैं जो यूट्रस को सॉफ्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं होने देते हैं, तो उससे भी हो सकता है। इनिशिएशन और ऑगमेंटेशन ऑफ डिलीवरी बाय ऑक्सीटोसिन, देखो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, या स्टार्ट भी हुआ है तो इंटेंसिटी उसकी इतनी नहीं को डिलीवर करा पाए, तो हम लोग जबरदस्ती ऑक्सीटोसिन दे के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा,
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एकदम ज्यादा होगा, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यूट्रस या तो एब्रप्ट या वहां से हमने कल ही पढ़ा था कि यूट्रस रप्चर हो जाता है, इस कंडीशन में भी पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, तो ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रप्चर भी हो सकता है, ठीक है। यूट्रस मालफॉर्मेशन और यूट्राइन फाइब्राइड ये भी इसके रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज, प्रेसिपिटेट लेबर, जो लेबर का ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का लेबर का जो ड्यूरेशन है ना, ये लेस देन 3 आवर्स हो जाता है। मतलब कि ऐसा होता है कि इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पर कितना कितना सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, 5 सेंटीमीटर पर आवर के डायलिटेशन हो, इसलिए क्या होता है प्रेसिपिटेट लेबर में बेबी डिलीवरी हो जाता है जल्दी। बैठ जाओ। मिसमैनेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब देखो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर मतलब कि हमको बेबी को डिलीवर कराना है, तो अगर बेबी को अगर जो ऑब्स्टेट्रिशियन है सही से डिलीवर नहीं कराएगा तो वहां पे हमने बर्थ इंजुरीज पढ़े ना, तो उसमें क्या क्या बर्थ इंजुरीज पढ़े थे हमने, वेजाइनल, बताओ ना, कल ही पढ़े हैं, सर्वाइकल लेसरेशन पढ़े थे, है ना, और रप्चर ऑफ यूट्रस। तो ये सारी चीजें मतलब अगर सही से डिलीवर नहीं कराएंगे तो फोर्सेप डिलीवरी कराएं तो उससे कई बार चांसेस होते हैं कि वहां पे रप्चर होने का। तो मिस मैनेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में टू रैपिड डिलीवरी ऑफ बेबी, अगर रैपिड डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है, प्रीमेच्योर अटेम्प्ट टू सेपरेट प्लेसेंटा बिफोर इट इज सेपरेटेड, ठीक है, अब प्लेसेंटा अगर अपने से आप सेपरेट होता है डिलीवरी के बाद तो वो हमको अपने आप सेपरेट नहीं करा के हम लोग उसको कॉर्ड से खींच रहे हैं या अपने आप से खींच रहे हैं हाथ लगा के, तो इससे भी हो सकता है। पुलिंग द कॉर्ड, नीडिंग एंड फीडिंग द यूट्रस। नीडलिंग एंड फीडिंग मतलब क्या होता है, नीडिंग मतलब यूट्रस को मसाज करना, ठीक है, अब फीडिंग मतलब कि प्रेशर अप्लाई करना। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या हाथ से उसको ऐसे ऐसे दबा रहे हैं फंडस को यूट्रस के, तो उससे भी रप्चर होने के चांस रहते हैं। मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा अगर अपने आप डिलीवर नहीं हो रहा है तो अगर हम हाथ से मैनुअली निकाल रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, प्लेसेंटा जो है अटैच रहता है यूट्राइन वॉल से, तो उससे क्या होता है ब्लड वेसल्स के साइनस ओपन हो जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरा है ट्रॉमेटिक कॉज, ठीक है, ट्रॉमेटिक में हम देखेंगे वेजाइनल एंड सर्वाइकल लेसरेशन, जो हमने पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले ही, वेजाइनल और सर्वाइकल लेसरेशन, उसमें क्या होता है, ठीक है, एपिजियोटॉमी, अगर एपिजियोटॉमी कर रहे हैं अगर, है ना, तो उसमें लार्ज वेसल्स कट गए हैं तो उससे भी क्या होता है हेमरेज होने का चांस रहता है। यूट्राइन रप्चर ऑलरेडी पढ़ा है, यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन इन्वर्जन। यूट्राइन इन्वर्जन मतलब कि रागनी रात्रे ने इसका क्लास लिया था, यूट्रस नॉर्मली प्लेस रहता है, वो क्या होता है इन्वर्टेड वेजाइना की ओर इन्वर्टेड होने लगता है, ड्रॉप डाउन होने लगता है। थर्ड कॉज पढ़ेंगे रिटेन टिश्यू। रिटेन टिश्यू में प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, इनकम्प्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन, प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी, ठीक है। और नेक्स्ट, रिटेन टिश्यू मतलब कि डिलीवरी करा लिए लेकिन यूट्रस में ऐसे कुछ चीजें हैं, टिश्यू है वो बच गए हैं, है ना, उसको बोलते हैं रिटेन टिश्यू, या वो प्लेसेंटा का पार्ट हो सकता है या मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, है ना, ये चीजें कई बार बच जाती है यूट्रस के अंदर। तो ये प्लेसेंटा का हमने प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा पर इनक्रीटा और प्लेसेंटा परक्रीटा पढ़ा था, इसका बता रहा हूँ। प्लेसेंटा नॉर्मली देखो अटैच रहता है यूट्राइन वॉल से, लेकिन कई बार क्या होता है प्लेसेंटा एकदम ही अधेयर हो जाता है यूट्राइन वॉल से, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेटेड नहीं हो पाता है अपने आप से, तो जब सेपरेट भी होगा तो क्या होंगे, वो तो पूरा चिपक गए थे यूट्राइन वॉल में, तो सेपरेट होगा तो क्या होंगे वहां के ब्लड वेसल्स रप्चर होंगे, तो रप्चर होंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, ठीक। ये प्लेसेंटा एक्रीटा था। प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या होता है, एक्रीटा में क्या था बेसल लेयर से कनेक्टेड था, इनक्रीटा में क्या होता है वो पूरे मसल से अटैच हो जा रहा था, मतलब फंडस है और पूरा मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तक चला जाता है, पेरीमेट्रियम तक भी चला जाता है प्लेसेंटा का जो अटैच अधेरेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनक्रीटा। परक्रीटा में क्या होता है
अब यूट्रस तक तो चला गया है, प्लेसेंटा अधेर हो गया, आसपास के नियर बाई ऑर्गन तक भी जाने का चांसेस रहता है या चला जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा।